हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है सौरभ और हम लोग पढ़ रहे थे किडनी एंड यूरिनरी सिस्टम का डिजीज, जो कि हमारे एमएसएन का पार्ट है। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में। क्या होता है नेफ्राइटिस? तो ये होता है हमारे ग्लोमेरुलस का इन्फ्लेमेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि ग्लोमेरुलस हमारा क्या है, फिल्टरिंग यूनिट्स है, जिसकी वजह से क्या होगा, फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। ओके। और ये दो टाइप का था, एक्यूट एंड क्रॉनिक। ठीक है, उसको जिसका हम लोग क्या देखे थे, क्लिनिकल फीचर्स देखे थे। क्लिनिकल फीचर में सबसे पहला क्या था, प्रोटीन यूरिया। ठीक है, जिसमें प्रोटीन का अमाउंट, प्रोटीन यूरिया तो होगा बट उसका अमाउंट लेस देन 3.5 ग्राम पर 24 आवर होगा। ठीक है, उसके बाद क्या था, उसमें हाइपरटेंशन था, हिमेचूरिया था, हिमेचूरिया की वजह से क्या होता है, एनीमिया था। उसके बाद क्या था, डार्क ब्राउन कलर ऑफ यूरिन था। ठीक है, उसके बाद एजोटेमिया था, जिसमें क्या हो रहा था कि मतलब एरिथमिया था, जिसमें क्या होता है, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन बढ़ रहा था और किडनी बढ़ रहा था। उसके बाद उसमें ओलिगोरिया भी था। ठीक है, तो ये सब उसका क्लिनिकल फीचर्स है। ठीक है, हिमेचूरिया सब क्लिनिकल फीचर्स हो गया। उसके बाद हम लोग देखे थे कॉजेज। कॉजेज क्या होता है, इसका पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो सकता है, एंटी बॉडी के फॉर्मेशन से हो सकता है, जेनेटिक की वजह से हो सकता है, टॉक्सिन की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट कारण की वजह से ये हो सकता है। एंटीबॉडी जीएबी रिएक्शन की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या था, इसका कॉजेस था। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, एग्जाम्पल्स देखे थे। एग्जाम्पल्स में क्या क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेस सबसे पहला था आरपीजीएन, रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। उसके बाद क्या था, एंटी जीबीएम था। ठीक है, एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो प्रोटीन बनेगा उसकी वजह से होगा। ठीक है, आईजीए की वजह से होगा, जिसको हम लोग बर्गर सिंड्रोम बोल रहे थे। उसके बाद क्या होगा, रिकॉल कीजिए, क्या होगा, रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा। ठीक है, तो ये सब क्या था, उसका कुछ एग्जाम्पल्स थे। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, उसके बाद हम देखे थे ट्रायड ऑफ एल्पर्ट सिंड्रोम। ठीक है, तो ट्रायड ऑफ एल्पर्ट सिंड्रोम क्या होगा, किडनी अफेक्ट होगा, उसकी वजह से क्या होगा, ईयर और आई भी अफेक्ट होगा। ईयर में क्या होगा, सेंसरी न्यूरो सेंसरी हियरिंग लॉस। उसके बाद इधर आई में क्या होगा, ऑक्यूलर एबनॉर्मेलिटीज़। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखे थे इसमें, इसका डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन क्या होता है, डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन इसका फुल्ली क्लिनिकल बेसिस होता है। ठीक है, तो इतना हम लोग पढ़ लिए थे। उसका हम लोग क्या देखे थे, इसका मैनेजमेंट देखे थे। मैनेजमेंट में क्या करते हैं हम लोग, ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद डायबिटिक्स का यूज़ करते हैं, सी इनहिबिटर का यूज़ करते हैं इसके ट्रीटमेंट में। उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग डाइट प्लान करते हैं, जिसमें हम लोग लो सोडियम डाइट एंड लो प्रोटीन डाइट देते हैं पेशेंट को। ठीक है, उसके बाद हाँ, पैथोजेनेसिस छूट गया। पैथोजेनेसिस में क्या होता था, क्या हो रहा था कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा था। ठीक है, सॉरी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा था। ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी से जो एजीएबी कॉम्प्लेक्स बन रहा था, वो हमारे फिल्टरिंग यूनिट्स में जाकर डिपोजिट हो रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, थिकनिंग हो रहा था। थिकनिंग की वजह से क्या होगा, स्कैरिंग होगा और क्या होगा, फिल्टर नहीं हो पाएगा सही से, जिसकी वजह से क्या होगा, जीएफआर कम जाएगा। इसको हम लोग बोले थे नेफ्राइटिस सिंड्रोम। ओके, तो खत्म हो गया रिवीजन। ऐसे ही रिवाइज करना है हम लोगों को, बिना देखे रिवाइज करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। क्या होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, पहले समझते हैं। देखिए, नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी हमारे फिल्टरिंग यूनिट जो ग्लोमेरुलस है उसी से रिलेटेड डिजीज है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि मेनली इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें तो जीएफआर कम होता भी है, बट इसमें मेनली हम लोग देखते हैं जो प्रोटीन है, इसका फिल्ट्रेशन सही से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो प्रोटीन है हमारे यूरिन में बहुत बढ़ गया है। ठीक है, प्रोटीन के अमाउंट, उसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो सिंपली अगर आपसे कोई पूछेगा क्या होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम और नेफ्राइटिस सिंड्रोम में डिफरेंस, तो ये बोलना है कि नेफ्राइटिस सिंड्रोम में तो इन्फ्लेमेशन होता है, उसमें भी प्रोटीन का लॉस होता है। ठीक है, बट इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम प्रोटीन का लॉस वेरी हाई अमाउंट में होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जो कि नेफ्रेटिक सिंड्रोम से अलग होते हैं। इसलिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, आइए देखते हैं इसका डिफिनेशन। इसका डिफिनेशन सबसे पहले है that it is a kidney disorder characterized by group of symptoms. Okay, ये भी kidney disorder है which is characterized by group of symptoms indicating damage to the glomerulus. ठीक है, डैमेज टू द ग्लोमेरुलस, इसमें भी ग्लोमेरुलस डैमेज होता है, बट इसमें क्या होता है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम मेनली प्रोटीन एक्सक्रीटेड मोर देन द नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, प्रोटीन का नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़े थे। इसका नॉर्मल वैल्यू होता है हमारे यूरिन में लेस देन 150 मिलीग्राम पर 24 आवर में एक्सक्रीट होना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा अमाउंट प्रोटीन का हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो क्लियर हो गया इसका डिफिनेशन, ये क्लियर हो गया। ये क्या होता है, इसमें मेनली प्रोटीन एक्सक्रीटेड मोर देन द नॉर्मल वैल्यू। ओके, उसके बाद देखिए, अब प्रोटीन के अमाउंट यहाँ पे मैंने लिख दिया है। प्रोटीन मेनली क्या होना चाहिए, एक्सक्रीट हमारे यूरिन से, नॉर्मली हमारे यूरिन से 24 आवर में 150 मिलीग्राम प्रोटीन एक्सक्रीट होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मली इफ मोर देन 150 टू 500 mg पर 24 आवर एक्सक्रीट हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल प्रोटीन यूरिया। ये थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, 150 टू 500 mg, इसको बोल रहे हैं फंक्शनल प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया मीन्स यूरिन में प्रोटीन का अमाउंट बढ़ गया है। ठीक है, तो इसको बोल रहे हैं फंक्शनल। इफ अगर 3.5 ग्राम पर 24 आवर से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, हम लोग नेफ्राइटिस सिंड्रोम में क्या पढ़े थे कि
प्रोटीन का अमाउंट बढ़ता है बट वो लेस देन 3.5 ग्राम पर 24 आवर होता है। बट इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसमें क्या होता है कि मोर देन 3.5 ग्राम पर 24 आवर क्या होगा, तो इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा। यूरिन में ये 3.5 ग्राम प्रोटीन एक्सक्रीट करेगा पेशेंट, ठीक है। उसके बाद एल्बुमिन का अमाउंट मैंने लिख दिया। एल्बुमिन क्या होता है, नॉर्मली 8 to 10 मिलीग्राम पर 24 आवर नॉर्मली होता है, ठीक है। उसके बाद अगर ये भी प्रोटीन है ना, एल्बुमिन तो प्रोटीन है, ठीक है। इसका अमाउंट अगर इतना हो जाएगा 30 to 300 mg पर 24 आवर, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो एल्बुमिनूरिया। इफ अगर मोर देन 300 mg पर 24 आवर हो जाएगा यूरिन का लॉस हमारे यूरिन से, एल्बुमिन का लॉस हमारे यूरिन से, उसको बोलते हैं माइक्रो एल्बुमिनूरिया, ठीक है। तो हम लोग एल्बुमिन यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग को पता है फिजियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रोटीन का मेनली हमारे बॉडी में क्या फंक्शन होता है। प्रोटीन हमारे बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस करते हैं। याद करिए हम लोग पढ़े थे एल्बुमिन पढ़ते थे, हम लोग फाइब्रिनोजन पढ़ते थे, ठीक है। उसके बाद ग्लोबुलिन पढ़ते थे। तो प्रोटीन का अलग अलग फंक्शन है। तो एल्बुमिन का क्या फंक्शन है कि वो ऑस्मोटिक बैलेंस करता है। तो अगर एल्बुमिन का लॉस होगा तो क्या होगा, हमारे बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस नहीं हो पाएगा। इसका मतलब जो वाटर है वो कहीं 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 स्टोर होते चला जाएगा, ठीक है। उसका सही से हमारे एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, कुछ क्लिनिकल फीचर्स मिलते हैं जो कि स्पेसिफिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम का है, वो है एडिमा। एडिमा का यही कॉज है क्योंकि प्रोटीन का लॉस हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक बैलेंस नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, एडिमा होगा, ठीक है। अब प्रोटीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे यूरिन से एक्सीड हो रहा है, तो यूरिन जो होगा पेशेंट का, जो कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम का कोई पेशेंट होगा, उसके यूरिन फ्रोदी टाइप का होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरिन में झाग टाइप का आना, ठीक है। यूरिन में झाग आना मीन्स नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उस पेशेंट को। उसके बाद इसका है वेट गेन, ठीक है, वेट गेन हो जाता है क्योंकि एडिमा की वजह से वेट गेन हो रहा है। उसके बाद इसमें हाइपो एल्ब्यूमिन यूरिया, ठीक है, मीन्स एल्ब्यूमिन भी एक प्रोटीन है, इसका भी लॉस होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाइपो एल्ब्यूमिन यूरिया। उसके बाद इसमें होता है हाइपर लिपिडेमिया, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं। ये आपके जो पॉइंट्स है इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके प्रीवियस एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद क्या है, कोआगुलेशन हो जाता है। कोआगुलेशन क्यों होता है, क्योंकि सारे प्रोटीन तो लॉस हो जाते हैं हमारे यूरिन से, बट जो फाइब्रिन प्रोटीन है, फाइब्रिनोजेन, वो लॉस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उसका अमाउंट ब्लड में बढ़ जाता है और क्या कॉज करता है, वो कोआगुलेशन। तो याद रखिएगा कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम से क्या हो सकता है, कोआगुलेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्लिनिकल फीचर सबसे पहला है एडिमा, उसका बाद फ्रोदी यूरिन है, तीसरा वेट गेन, उसका बाद हाइपो एल्ब्यूमिनूरिया, हाइपरलिपिडेमिया एंड कोआगुलेशन, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया, इसका डिफिनीशन क्लियर हो गया, इसका अमाउंट याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये सब, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम द टाइप्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ओके। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉज, इनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है कंजेनाइटल, ठीक है, कंजेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। इसको नेफ्राइटिस कंजेनाइटल होता है। उसका प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम और नेक्स्ट है सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो कंजेनाइटल कैसे होगा, ड्यू टू ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है, ये कंजेनाइटल होता है और ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। उसका बाद इसका क्या होता है, वेरी पुअर प्रोग्नोसिस होता है। ये अगर हो गया तो इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो बस याद रखना है, इसका टाइप ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कंजेनाइटल में क्या होता है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। इसका प्रोग्नोसिस बहुत ही पुअर है। नेक्स्ट हमारा है प्राइमरी इंपॉर्टेंट, इसको याद करिएगा। इसका आइडियोपैथिक कॉज होता है, ठीक है। और इसमें 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले होते हैं एमसीडी, जिसको बोलते हैं मिनिमल चेंज डिजीज या फिर डिसऑर्डर। नेक्स्ट हमारा एफएसजीएस मीन्स फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, ठीक है, ये है। एंड नेक्स्ट हमारा है मैसेंजर प्रोलिफरेटिव नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। ये 3 टाइप्स है हमारे प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, एमसीडी, एफएसजीएस एंड मैसेंजर प्रोलिफरेटिव नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेक्स्ट हमारा है सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। ये कैसे होता है, सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम ये होता है ड्यू टू क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। हमें पता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में भी क्या होता है, ग्लोमेरुलस का इन्फ्लेमेशन, नेफ्रोटिक में भी वही होता है, बट क्रॉनिक की वजह से क्या हो सकता है, हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम को लीड कर सकता है, जिसमें क्या होगा, प्रोटीन का लॉस ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है एसएलई हम लोग पढ़े थे पिछली क्लास में, क्या होता है, सिस्टमैटिक लूपस एरिथेमेटोसस। इसकी वजह से भी नेफ्रोटिक नेफ्राइटिस सिंड्रोम होता है, उसके बाद नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाता है। नेक्स्ट हमारा ड्रग की टॉक्सिसिटी की वजह से, ठीक है। उसके बाद है डायबिटीज़, ठीक है, तो इसकी वजह से भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। तो ये सारे क्या हो गए, सारे कॉजेज हो गए नेफ्रोटिक सिंड्रोम के, ठीक है। सब क्या हो गए, कॉजेज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसको मैंने एक जगह लिख दिया, इटियोलॉजी या फिर रिस्क फैक्टर या फिर कॉजेज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो उसमें क्या है, सबसे पहला ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ठीक है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पहले होगा, उसका ट्रीटमेंट अगर सही से नहीं किए तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम को लीड कर देगा। नेक्स्ट है हमारा डायबिटीज़,
उसके बाद ड्रग इंटरेक्शन एंड देन सिकल सेल एनीमिया। ये सब की वजह से क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया का फिर यहीं आ गया, सिकल सेल एनीमिया यहाँ से आया है, ठीक है, कंजेनाइटल से, जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया की वजह से भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा। अब एमसीडी में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसमें देखिए एमसीडी में होता है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ। एमसीडी में होता है मिनिमल चेंज डिजीज। इसमें क्या होता है कि मेनली एल्बुमिन का लॉस हो जाता है, ठीक है। उससे क्या होगा कि लॉस ऑफ फूड प्रोसेस, जो कि पोरोसाइट्स हैं, उनका जो फूड प्रोसेस हम लोग यूएसजी करेंगे तो उनका लॉस मिलेगा, ठीक है। किडनी का साइज सेम होगा बट लॉस ऑफ फूड प्रोसेस विथ स्क्लेरोसिस, ओके। और यह क्या होगा, ये स्टेरॉइड से अच्छा रिस्पॉन्स होता है और ये ठीक हो जाता है। नेक्स्ट हमारा एफएसजीएस, ये में क्या, इसमें क्या होता है कि लॉस ऑफ फूड प्रोसेस, ठीक है, जो पोरोसाइट है उसको क्या बोलते हैं, फूड प्रोसेस, तो लॉस ऑफ फूड प्रोसेस विथ कोagulation एंड स्क्लेरोसिस, ठीक है। और ये क्या होता है, स्टेरॉइड से ठीक नहीं होता है जल्दी, ये इनका पुअर प्रोग्नोसिस है विथ स्टेरॉइड। उसका नेक्स्ट क्या है, मेसेंजियल प्रोलिफरेटिव नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। तो ये सब हैं, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा इनको, बाकी उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ठीक है। इसका ये सब इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है, ये सब कॉजेज, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी और इसका मैनेजमेंट, उसके बाद खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज पैथोजेनेसिस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। तो क्या होगा पैथोजेनेसिस में, वही जैसे हमारा नेफ्राइटिस सिंड्रोम का पैथोजेनेसिस था सेम वैसे ही होगा। सबसे पहले हमारा ग्लोमेरुलस का जो फिल्ट्रेशन यूनिट है, हमारा यूनिट है हमारा ग्लोमेरुलस, उसमें डैमेज होगा, ठीक है, इन्फ्लेमेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जीएफआर कम होगा, जीएफआर कम होगा, उसमें क्या होगा, प्रोटीन का लॉस होगा, प्रोटीन का लॉस होगा तो क्या करेगा, लिपोप्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, लिपोप्रोटीन का सिंथेसिस होगा, उससे क्या होगा कि लिपिड का अमाउंट बढ़ जाएगा, जिससे हम लोग क्या होता है हमारे पास हाइपरलिपिडेमिया पेशेंट को। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट हमारा उसी की वजह से क्या हो सकता है, जब प्रोटीन का लॉस होगा तो क्या होगा, जो ऑस्मोटिक बैलेंस सही से नहीं हो पाएगा, जो मैंने आपको बताया था पहले। इसकी वजह से क्या होगा, जो वैस्कुलर में जो भी फ्लूइड्स है वो क्या होंगे, कहीं और जाके इकट्ठा हो जाएंगे टिश्यू फ्लूइड्स वाले में सेक्शन में, तो उससे क्या होगा, एडिमा होगा, ठीक है। तो ये सब पैथोजेनेसिस है। पैथोजेनेसिस क्या है, सबसे पहला डैमेज टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, लॉस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन होगा, ठीक है, क्योंकि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन डैमेज होगा तो क्या होगा, प्रोटीन सही से फिल्टर नहीं हो पा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो प्लाज्मा प्रोटीन का क्या होगा, लॉस, जिसकी वजह से क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ लिपोप्रोटीन होता है, जिसकी वजह से लिपिड का अमाउंट बढ़ जाता है और इससे क्या होता है, हाइपरलिपिडेमिया, ठीक है, हाइपरलिपिडेमिया, ओके। नेक्स्ट है हमारा कि उससे और क्या होता है, हाइपोएल्बुमिनिया होता है, ठीक है। एल्बुमिन पे एक प्रोटीन है, इसका भी लॉस होगा तो क्या होगा, हाइपोएल्बुमिन यूरिया, ठीक है। उसका इसकी वजह से क्या होगा, फ्लूइड रिमूव्स फ्रॉम वेस्कुलर स्पेस टू ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। मतलब जो वेस्कुलर फ्लूइड है, जो कि हमारे वेन्स या फिर आर्टरी में जो भी हमारा वेस्कुलर फ्लूइड्स हो, क्या होगा, एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड्स क्या होंगे, हमारे टिश्यू फ्लूइड में शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से एडिमा होगा, ठीक है। उसके बाद है सोडियम रिटेंशन, इसकी वजह से एडिमा हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया पैथोजेनेसिस। इसके बाद इसका है मैनेजमेंट नेक्स्ट, ठीक है। इसका देखिए डायग्नोसिस हम लोग फुल्ली क्लिनिकल बेसिस करते हैं, ठीक है। जो भी सिम्टम्स है उसको देखकर और मेनली प्रोटीन का लॉस हो रहा है उसका कल्चर करके हम लोग देखते हैं डायग्नोसिस कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ठीक है। तो इसका मैनेजमेंट देखते हैं तो क्या करेंगे, एडिमा है पेशेंट को, एडिमा को रिड्यूस करेंगे, उसके बाद इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेंगे क्योंकि प्रोटीन का लॉस हो रहा है, ठीक है। प्रोटीन का लॉस हो रहा है तो क्या होगा, प्रोटीन हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, जो ब्लड में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमें इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना पड़ेगा। उसके बाद मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, क्योंकि एडिमा है पेशेंट को, ठीक है, तो मुझे स्पेसिफिक क्या खाएंगे उनका डाइट प्लान करना होगा, तो इसके लिए हमें जो वो खा रहे हैं और जो आउटपुट कर रहे हैं, ठीक है, जो एक्सक्रीट कर रहा है पेशेंट उसका चार्ट प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है इसमें, मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट चार्ट। उसके बाद क्या है, इसमें कौन सा डाइट देंगे, एज सेम एज नेफ्रेटिक सिंड्रोम जैसा लो प्रोटीन एंड लो सोडियम डाइट इसमें पेशेंट को देंगे, एंड हाई कैलोरी डाइट होना चाहिए, ठीक है, जैसे मोर कार्बोहाइड्रेट, लेस प्रोटीन एंड लेस सोडियम डाइट, ठीक है, सॉल्ट वगैरह कम देना है पेशेंट को, ठीक है। इसका डाइट प्लान हो गया। उसके बाद क्या करते हैं इसमें हम लोग एडमिनिस्टर स्टेरॉइड, जो कि मैंने आपको बताया कि जो मिनिमल चेंज डिजीज थे एमसीडी वो क्या होते हैं, स्टेरॉइड में गुड रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। तो स्टेरॉइड्स का भी इंपॉर्टेंट होता है, इम्यूनो सप्रेसेंट का यूज़ करते हैं, स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं अगर कंजेनाइटल होगा या फिर इम्यूनो सप्रेसेंट की वजह से होगा, उसकी वजह से तो हम लोग स्टेरॉइड का एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है, इम्यूनो सप्रेसेंट का और साइटोटॉक्सिक ड्रग का भी एडमिनिस्टर करते हैं। तो ये हो गया हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है किडनी का उसको पढ़ेंगे और फिनिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।